डियर स्टूडेंट्स, अपन ने पिछले टर्म पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी योजना के अंतर्गत जिन संस्थाओं का निर्माण 1975 और 1977 में किया गया था उनका अध्ययन किया था। आज अपन उन संस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जिनका निर्माण कर्मचारियों की भागीदारी योजना के अंतर्गत 1983 के रूल्स के तहत किया गया। विभिन्न उद्योगों में प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता की योजना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सरकारों ने, राज्य सरकार जिनमें राज्य और केंद्र सरकार शामिल हैं, दोनों ने मिलकर के एक विस्तृत योजना तैयार की। यह योजना उन उद्योगों को छोड़कर जिन्हें छूट दी गई है समस्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों पर लागू की थी। अर्थात कुछ उद्यमों को जिनको इससे एग्जम्प्ट किया गया था उन उपक्रमों को छोड़ करके जितने भी बाकी के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे उन पर यह योजना लागू की। इस योजना के तहत कर्मशाला तल तथा संयंत्र स्तरों पर निष्पक्षीय मंचों के गठन की व्यवस्था की गई। इन संस्थाओं के संरचना और कार्य के जो का वर्णन है वो अपन आगे चल करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इन संस्थाओं की संरचना अर्थात इनका ऑर्गेनाइजेशन, इनका गठन, इनका सेटअप कैसा है। तो इनकी संरचना में जो कर्मशाला है उस कर्मशाला या तल और संयंत्र स्तर पर मंचों दोनों में कर्मचारियों और प्रबंधकों के प्रतिनिधियों की संख्या के आधार पर होगी। इन कर्मशाला में दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों की संख्या समान होगी। प्रत्येक पक्षकार की संख्या 5 से 10 के बीच में होगी और बाकी की संख्या का निर्धारण आप उपक्रम में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी संख्या कितनी ज़्यादा है, उनका आकार क्या है, उसके आधार हुई। उपक्रम में कार्यरत वास्तविक जो कर्मचारियों की संख्या है उनका निर्धारण श्रम संघ नेताओं के परामर्श से प्रबंध द्वारा निश्चित किया जाएगा। श्रम संघ नेताओं के परामर्श से ही विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। यदि किसी उपक्रम में स्त्री कर्मचारी कार्यरत करती है तो अगर उनकी संख्या 10% से ज़्यादा है तो वहाँ इन संयुक्त निकायों पर महिलाओं को भी समुचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन कर्मशालाओं के गठन में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की संख्याएं बराबर होगी। प्रत्येक पक्षकार की संख्या 5 और 10 के बीच होगी। श्रमिकों की संख्या का निर्धारण उनके आकार के आधार पर किया जाएगा एवं जो श्रम संघ के नेताओं के परामर्श के बाद में इसका निर्णय किया जाएगा। अगर वहाँ पर स्त्री कर्मचारियों की संख्या 10% से ज़्यादा है तो वहाँ पर उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इनके कार्य क्या होंगे। अगर कार्यक्रम देखें तो अपन जो कर्मशाला है उसके कार्यक्रम में देखेंगे तो उसमें सबसे मुख्य कार्यक्रम है उत्पादन सुविधाएं, अर्थात उनको प्रोडक्शन के लिए उनके पास में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है। कर्मशाला में भंडारण की, स्टोरेज की कौन कौन सी सुविधाएं हैं। सामग्रियों की मितव्ययता अर्थात सामग्रियों का वेस्टेज कम से कम हो, इसकी क्या व्यवस्था है। संचालन की जो समस्याएं हैं उनका निदान किस प्रकार से होगा। जो वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और रॉ मटेरियल होता है उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा। डेंजर और सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, अगर कोई डेंजर जोन है तो वहाँ पर कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या है। उनकी क्वालिटी कंट्रोल किस प्रकार से किया जाएगा। उनका भौतिक वातावरण कैसा है। उनके मंथली टारगेट कैसे हैं। कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम कैसे बनेगा, क्या प्रोसीजर होगी। उनकी ग्रुप वर्कशॉप कैसे होगी। अर्थात अगर अपन देखते हैं तो इस कर्मशाला में उत्पादन से संबंधित, कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित, उपक्रम में सामग्री, समय और इनका जो वेस्टेज होता है उसको रोकने से संबंधित, भौतिक वातावरण से संबंधित और उत्पादन की किस्म और उसकी गुणवत्ता से संबंधित जो कार्य होते हैं वो उसमें शामिल किए जाते हैं। इसके पश्चात अपन देखेंगे कि जो मशीनरी है, संयंत्र है, उसके बारे में इसके क्या मुख्य कार्य होते हैं, कार्य क्षेत्र होते हैं। स्तरीय मंचों के कार्य क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण विषय है उनमें संयंत्र से संबंधित होते हैं उत्पादन योजनाओं का विकास,
मासिक लक्ष्य और अनुसूचियों से संबंधित योजना, उसका क्रियान्वयन और उसका पुनर्लोकन, सामग्रियों की आपूर्ति, उनका भंडारण, उत्पादकता में सुधार, सुझावों का आमंत्रण, उनको प्रोत्साहन, गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी में सुधार, मशीनों का उपयोग, नए उत्पादनों का विकास, संचालन संबंधी क्रियाएं और 2 या 2 से ऐसे विषय जिनको कार्यशाला पे तय नहीं किया गया है, उनका स्तरीय निकायों का कार्यक्रम। इसी प्रकार से संयंत्र स्तरीय मंचों द्वारा जो निर्धारित किए जाने वाले आर्थिक और वित्तीय कार्य हैं, उनमें लाभ हानि और तुलना पत्र, संचालन संबंधी व्यय, वित्तीय परिणाम, विक्रय की लागतें, संयंत्र में वित्तीय प्रशासन, श्रम और प्रबंधकीय लागत, बाजार की स्थिति आदि हैं। संयंत्र स्तरीय मंचों द्वारा जो निर्धारित किए जाने वाले कार्य होते हैं, उनमें मुख्य रूप से जो कार्मिकों से संबंधित होते हैं, उसमें मुख्य रूप से उनकी अनुपस्थिति, महिला कर्मचारियों की विशेष समस्याएं, कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन। और इनके जो कल्याणकारी कार्य होते हैं, उनमें हो सकता है कर्मचारियों की कल्याण की सुविधाओं का संचालन, कल्याण योजनाओं का विकास, चिकित्सीय व्यवस्था, यातायात सुविधाओं का विकास, सुरक्षा के उपाय, खेलकूद, आवासीय व्यवस्था, नगरीय समस्याओं से समाधान, मद्यपान, ऋणग्रस्तता, इन पर नियंत्रण। अर्थात जो इसके जो कार्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण है, वो एक उत्पादन से संबंधित हो गया, एक वित्त से संबंधित हो गया, एक श्रमिकों से संबंधित हो गया और एक श्रमिकों के कल्याण से संबंधित हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनमें कर्मशाला और संयंत्र स्तरीय मंचों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, उनमें अमूमन सारे कार्यों का समावेशन कर लिया गया। इन दोनों में जो निर्णय लिए जाते हैं, वो सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। जब किसी विषय पर सहमति नहीं बन पाती है, तो उसे निर्णय के लिए उच्चतर मंच पर भेजा जाना किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत बोर्ड स्तरीय मंच के गठन की भी व्यवस्था की गई है। बोर्ड पर कर्मचारियों के प्रतिनिधि बोर्ड के सभी कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। बोर्ड के कार्यालय में कर्मशाला और संयंत्र स्तरीय मंचों के कार्यों का पुनर्विलोकन भी शामिल होता है। योजना के प्रबोधन और पुनर्लोकन के लिए श्रम मंत्रालय में एक त्रिदलीय तंत्र के गठन की भी व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस योजना में शामिल करें। इसे निजी क्षेत्र के उद्यमों में लागू कराने के लिए भी प्रयास किए जाते रहे हैं। अगस्त 1995 में कुल 236 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से 100 उद्यमों में कर्मशाला तल और संयंत्र स्तरीय मंच बनाए गए थे। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण योजना है जो हमारे यहाँ पर लागू की गई और आज अभी 2020 तक आते आते इसका बहुत अधिक विस्तार हो चुका है। अब अपन चर्चा करेंगे कि सरकारी सेवाओं में संयुक्त परिषदों की क्या भूमिकाएं होती है। हमारे देश में जो वेतन आयोग है, उसकी सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाता है। वेतन आयोग की सिफारिशों को दृष्टि रखते हुए ही भारत सरकार ने 1966 में सरकारी विभागों में संयुक्त परिषदों की एक ऐच्छिक योजना लागू की। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद तथा कार्यालय परिषद की स्थापना की व्यवस्था की गई। प्रत्येक परिषद में सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी तथा कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं। इन परिषदों के कार्यों में सेवा की शर्तें, कार्य की दशाएं, कर्मचारियों के कल्याण, कार्य के स्तरों में सुधार से संबंधित विषयों पर संयुक्त वार्तालाप और निर्णय करना शामिल है। कर्मचारियों की भर्ती, उनकी पदोन्नति, अनुशासन के मामले पर परिषदों में केवल सैद्धांतिक पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त रेलवे, डाक, सुरक्षा स्थापनाओं में संयुक्त परामर्श तंत्र की व्यवस्था पहले से चलती आ रही है। ये तंत्र सहयोग, परामर्श, विचार विमर्श तथा वार्ता के साथ साथ अन्य कार्यों को निष्पादित करते हैं, लेकिन मूल रूप से ये मतभेद और विवादों के निपटाने के मंच होते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की संस्थाएं है गई। हमारे देश में कुछ ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं जो निजी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, फिर भी उन्होंने अपने यहाँ पर श्रमिकों की सहभागिता की योजनाएं सामूहिक समझौते के जरिए स्थापित की है। उदाहरण के लिए
टाटा आयरन स्टील कंपनी में 1956 के सामूहिक समझौते के तहत संयुक्त निकायों का गठन किया गया। इसी प्रकार से इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी में भी 1956 में कई संयुक्त समितियों की स्थापना की गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो निजी क्षेत्र के उपक्रम हैं उनमें भी इन निकायों का गठन किया गया, जिनमें जैसे संयुक्त विभागीय परिषदें हैं, संयुक्त कार्य परिषदें हैं, संयुक्त नगर परिषदें हैं, संयुक्त उत्पादन समिति है, संयुक्त कार्य मूल्यांकन समिति है, संयुक्त कैंटन समिति है। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के उद्योगों में, अलग अलग औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अलग अलग विषयों पर संयुक्त समितियों का गठन किया गया है। इनमें से अधिकांश जो संयुक्त समितियां हैं वो कैंटीन से संबंधित है, या सुरक्षा से संबंधित है, या कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित है, या आवास से संबंधित है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे देश में इनका एक क्रमिक विकास होता चला गया एवं ये एक श्रेष्ठ भूमिका का इनके माध्यम से निर्वहन किया जाता रहा। थैंक्स टू ऑल मेंबर। नेक्स्ट कल चर्चा करेंगे।